हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। इस चैप्टर में जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज है ना, उसको हम इस वाले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो भी पुरानी एनसीईआरटी में फॉर्मूलेज थे और जो नई एनसीईआरटी में फॉर्मूलेज है, सबको कवर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, वो इस बार एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, न्यू सिलेबस में, बट हम पुराने सिलेबस से उस फॉर्मूले को भी कवर करेंगे। एंड जैसे एक सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, बेसिकली वो डिफरेंट पब्लिशर्स की बुक में होता है, बट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। बट आपके स्कूल के एग्जाम्स में या कभी कभार कुछ सैम्पल पेपर्स में उस तरह के क्वेश्चंस देखोगे आप लोग, है ना। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस ये है बच्चों कि जब इस वीडियो के थ्रू आप एंड तक देख लोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, जो भी बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लेके, और जो भी इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, एज इन जो भी इसके फॉर्मूलेज हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू चीजों को प्रूव करने के लिए, वो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो का यही पर्पस है बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके अगली वीडियोज में हम लोग इसके बेसिकली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस वाले वीडियो के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मुझे ये नहीं पता कि आप लोग क्लास 9th में कितना पढ़ के आए हो और आपको क्या जानकारी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, बट यहाँ पे हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स को, है ना, किस तरह से हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है ना, किस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो, है ना। तो वो सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज कि आप लोगों ने दो लाइंस बनाई, है ना। ये दो लाइंस हमने बना दी जो कि आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसकी नेमिंग कुछ कर दी हमने। एक्स, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को जहां पे दोनों मीट करते हैं उसको हमने ओ बोल दिया, और ये हमारा एक्स डैश हो गया। इसी तरीके से ये हमारा वाई हो गया, ये ओ हो गया, और ये वाई डैश हो गया। तो ये जो एक्सिस है ना, जिसको हम लोग नेमिंग कर सकते हैं एक्स और एक्स डैश, मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एक्स एक्सिस, है ना। और जो ये वाली एक्सिस है अपनी पूरी वाई ओ वाई डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। मतलब जो वर्टिकल एक्सिस होगा उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है ना। हमेशा ओरिजिन से कोई भी आप डिस्टेंस को मार्क करोगे, है ना, इस पूरी एक्स एक्सिस पे या पूरे वाई एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस को अगर आप मार्क करोगे तो उसकी स्टार्टिंग कहां से करोगे, आप ओरिजिन से करोगे। जैसे आपको डिस्टेंस को मार्क करना आना चाहिए। और डिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, मान लो पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन के हमेशा आप 0 मार्क करके चलोगे वहां पे, है ना। अब ये जो राइट वाला साइड है ना, ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाला, इस पे आप हमेशा पॉजिटिव चीजों को मार्क करोगे, पॉजिटिव डिस्टेंस को हम लोकेट करते हैं। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव वैल्यूज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव लेंथ तो नहीं, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स आप इधर लोकेट करोगे। इसी तरीके से ओरिजिन के ऊपर जब आप जाओगे तो पॉजिटिव मार्क करोगे, ओरिजिन के जब नीचे जाओगे आप तो उसको नेगेटिव से मार्क करेंगे बच्चों। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा, जो आप यूनिट लेके चलोगे, चाहे आप सेंटीमीटर में ले लो, मीटर्स में ले लो, कुछ भी ले लो। जनरली तो हम सेंटीमीटर मीटर्स की बात नहीं करते इस वाले चैप्टर के अंदर, हम यूनिट्स में बात करते हैं। तो यूनिट की लेंथ ना सेम होनी चाहिए। मतलब अगर आपने 0 से 1 यहाँ पे इतने गैप पे मार्क किया है तो इतने ही गैप पे आपका 2 भी आना चाहिए, उतने ही गैप पे आपका 3 भी आना चाहिए। मतलब इनके बीच में इक्वल गैप से आपको मार्क करना है बच्चों। ये ध्यान रखना, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 से 1 का गैप ज्यादा है और 1 से 2 का गैप कम हो गया, 2 से 3 का गैप और बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। एक आपको कांस्टेंट गैप रख के चलना है। ठीक है ना, ये इसका पर्पस है। तो 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया। इधर भी अगर आप मार्क करोगे तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4, -5। अगर आप ऊपर की साइड मार्क करते हो तो 1 2 3 पॉजिटिव साइड में, है ना। अगर हम नीचे की साइड मार्क करेंगे -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया कि हमने डिस्टेंसेस को लोकेट कर दिया, पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बेसिकली कि हम किसी भी पॉइंट को अगर हम लोकेट करते हैं तो उसको हम कैसे लोकेट करते हैं, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू। और इस पूरे सिस्टम का एक नाम भी है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में इस वीडियो के अंदर बताता हूं। लेट सपोज कि आपने फिर से क्या करा, फिर से अपने दो लाइंस को बना लिया, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को हमने फिर से ड्रॉ कर लिया। ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई और ये अपना वाई एक्सिस हो गया। अब मैंने आपसे बोला कि भाई एक पॉइंट है कोई भी यहाँ पे P, है ना, इसके कुछ भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब मुझे इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो तरीका क्या होता है कि यहां से एक आप परपेंडिकुलर डालोगे एक्स पे, लेट सपोज उसको आपने M मार्क कर दिया परपेंडिकुलर,
और यहां से एक आपने एन परपेंडिकुलर मार्क कर दिया वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। तो देखो ये जो डिस्टेंस है OM, जब आप O पे स्टैंड करोगे और OM की तरफ मूव करोगे, ये डिस्टेंस जितना यहां है उतना ही यहां भी होगा, 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 उतना ही PN के बराबर होगा, है ना। मतलब PN और OM जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। तो OM बेसिकली क्या है बच्चों, इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस, अगर आप ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सिस फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। OM बेसिकली क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस। इसी तरीके से जो ON होगा, है ना, ON क्या है, ये डिस्टेंस भी ON है, ये भी ON के बराबर होगा, ये भी ON होगा, ये भी ON होगा, ये भी ON होगा, और PM भी ON के बराबर होगा, है ना। और ON क्या है बेसिकली, इस पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब ON या PM ये बराबर है, और वो किसके बराबर होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से। हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, है ना बच्चों। ये एक चीज ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस है ना पॉइंट P का फ्रॉम y एक्सिस, ये जो OM डिस्टेंस है, इसको आप लोग x से मार्क करोगे, है ना। अगर मान लो ये 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, तो बेसिकली ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, 4 है। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट जो होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है, 4 हो जाता है ना। और इसी तरीके से अगर ये ऊपर की साइड आप मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला कोऑर्डिनेट, ये जो लेंथ होती है कितनी होती है, 6 होती है। मतलब ये वाला डिस्टेंस 6 हो जाता है ना। मतलब y एक्सिस पे इसने कितना ट्रेवल किया, 6 ट्रेवल किया, मतलब ये 0.4,6 होता। तो समझाने की जरूरत क्या है यहाँ पे कि जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस है, फ्रॉम y एक्सिस, ये जो OM मैंने मार्क करा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इसी तरीके से जो डिस्टेंस पॉइंट P का होगा फ्रॉम x एक्सिस, ये x एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो y के बराबर होगा। हमेशा ध्यान रखना डिस्टेंस इस पॉइंट का y एक्सिस से x के बराबर होगा और x एक्सिस से y के बराबर होगा। एक चीज ये हमेशा आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि कभी भी अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है आपको x एक्सिस से, तो आप y की वैल्यू लिखोगे, और अगर y एक्सिस से निकालना है तो आप x की वैल्यू लिखोगे, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना बच्चों। मतलब आप P पॉइंट को मार्क करने के लिए अगर आपको इसके x और y की वैल्यू पता है तो आप एग्जैक्टली P पॉइंट को लोकेट कर सकते हो, है ना। और इसी x एंड y को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा, और नहीं सुना तो हायर क्लासेस में तो आप इसको जरूर सुनोगे, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बार बार बात आती है। ऑर्डर्ड पेयर क्यों, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। क्या ऑर्डर को फॉलो कर रहा है बच्चों, कि पहला x है दूसरा y है, कभी भी पहला y नहीं हो सकता दूसरा x नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। और इसमें दो ही कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड y, क्यों, क्योंकि ये 2 डायमेंशंस की बात हो रही है। यहाँ पे दो ही चीजों को आपको पढ़ना है, दो ही डायमेंशंस पढ़ने हैं, लेंथ और ब्रेथ। एक तरीके से जब आप 3 डायमेंशंस को पढ़ोगे तो एक z कोऑर्डिनेट भी ऐड हो जाता है, वो 11th 12th की बात है, उसको 10th में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें x y z तीनों चीज आप लोगों को पढ़ना होगा बच्चों, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली क्या हो गया, अपना ऑर्डर्ड पेयर हो गया, और इस ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू हमने इस पॉइंट P को लोकेट कर दिया। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू जो आपने लोकेट किया है x, y के थ्रू, इसी x एंड y को हम लोग क्या बोलेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे, ये P के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है बच्चों। तो आपको एब्सिसा क्लियर है, आपको ऑर्डिनेट क्लियर है, आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्लियर है। और इस पूरे सिस्टम को, जिस सिस्टम के थ्रू आप किसी भी पॉइंट को उसके ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या बोलता है कि हर एक पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट है, और अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो उसको आप पॉइंट की तरह यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब किसी भी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट को निकाल भी सकते हो, और अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो आप उस पॉइंट को यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दोनों चीजें वैलिडेटेड है। यहाँ पे क्या क्या वैलिडेटेड है कि पॉइंट अगर पहले से ऑलरेडी गिवन है, मार्क्ड है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स आपको किसी भी पॉइंट के पता है तो आप उस पॉइंट को यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हो बच्चों। तो यहां तक हमारा क्लियर हुआ। अब एक छोटी सी डिस्कशन इसमें और बचती है कि क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो देखो किसी भी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं बच्चों, 4 क्वाड्रेंट्स। सबसे पहला वाला क्वाड्रेंट ये होता है फर्स्ट, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट आपका ये वाला होता है, थर्ड होता है आपका ये वाला,
एंड फोर्थ होता है आपका ये वाला। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। अगर आप बाउंड्रीज को देखोगे है ना, यहाँ पे x एंड y दोनों क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। इस थर्ड क्वाड्रेंट में देखो आप, सबसे पहले हम x को रिप्रेजेंट करेंगे, तो x नेगेटिव y भी नेगेटिव। फोर्थ वाले में पहला x आएगा तो x पॉजिटिव y नेगेटिव। मतलब अगर आपको कोई भी पॉइंट गिवन है, लेट सपोज कि मैंने आपको पॉइंट दे दिया 2, -5, तो आप देखते ही बोल दो कि भाई x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। इसी तरीके से मैंने बोल दिया -2, -2 दोनों नेगेटिव है, कहां पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसलिए क्वाड्रेंट की जानकारी होनी आपको बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां तक तो हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पे मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिस्टेंस फॉर्मूला इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस जरूर आएंगे, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली आपको क्या बताता है बच्चों कि अगर मान लो आपको एक पॉइंट गिवन है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 और y1, मतलब x1 y1 उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप xy से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। और एक पॉइंट आपको Q गिवन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है मुझे x2, y2, है ना। तो अगर मुझे PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस होगा, उसको निकालने का तरीका क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर आप x2 - x1 का होल स्क्वायर करो और y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दो। इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरे को, है ना, तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला दे देगा। ये बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है। अब कई बार बच्चों को ये लगता है कि यार अगर x1 - x2 कर दें, है ना, और y1 - y2 कर दें, तब भी ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने x1 - x2 कर दिया और y1 - y2 कर दिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, है ना। तो अगर इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख देते हो कि भाई PQ = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये चीज वैलिडेटेड रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका पॉइंट है 2, 5, है ना, और Q पॉइंट है आपका 7, 9। अब अगर आप x2 - x1 करोगे, 7 - 2 का होल स्क्वायर करोगे और y2 - y1 करोगे, 9 - 5 का होल स्क्वायर करोगे, तो बेसिकली देखो ये कितना आएगा, 5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, मतलब ये 25 + 16 41 आ जाएगा, है ना, रूट के अंदर। अब अगर इसी को आप ऐसे लिख लो, मान लो कि 2 - 7 का होल स्क्वायर और प्लस 5 - 9 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने वैल्यूज को चेंज कर दिया भाई, मतलब मैंने x2 - x1 ना करके x1 - x2 कर दिया और y1 - y2 कर दिया। तो अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो क्या हो रहा है कि देखो आप यहाँ पे अंडर रूट में -5 का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे -4 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये स्क्वायर की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप में बैलेंस हो जाती है ना। तो -5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, 41 आ गया स्क्वायर रूट में, है ना। बस ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस की यूनिट होती है, तो आपको यूनिट्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम्स है तो वहां पे सेंटीमीटर, मीटर जो भी गिवन है उसके हिसाब से आप यूनिट्स लिख दोगे, अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स लिखना है ना। बट आपको लिखना जरूर है यूनिट्स, अगर नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से ही अगर मान लो कि पहला पॉइंट आपका ओरिजिन गिवन है ना, अगर पहला पॉइंट ओरिजिन है तो उस केस में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कैसे डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच का, वो भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। कि लेट सपोज जो पहला पॉइंट P है वो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, 0,0 होते हैं, है ना। और एक Q पॉइंट गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी गिवन होंगे आपको, मान लो x और y गिवन है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है कि भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब x1 y1 क्या है, लेट सपोज इसको मैंने x1 y1 ले लिया और इसको मैंने x2 y2 ले लिया, तो x2 - x1 तो क्या आएगा, x - 0 का स्क्वायर, और यहां पे y2 - y1 तो y - 0 का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो बेसिकली ये क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया कि अगर कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस आपको ओरिजिन से निकालना है तो आपको जस्ट ये 1 मार्क के लिए बता रहा हूं आपको, एमसीक्यू के लिए, कि जस्ट आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट में लेट सपोज कि 2,3 गिवन होता पॉइंट, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, मतलब 4 प्लस ये कितना हो गया 9, तो √13 यूनिट्स आ गया इसका डिस्टेंस ओरिजिन से। तो किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, जस्ट हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को इंडिविजुअल को स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकाल लेना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना बच्चों। अब इसके ना डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, जैसे आपको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आएगा, है ना, आपको 4 पॉइंट्स गिवन होंगे, ये पूछेंगे कि वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के कि नहीं बताओ, है ना, या रेक्टेंगल के हैं या नहीं ये बताओ, या स्क्वायर के हैं या नहीं ये बताओ, है ना, या रोम्बस
तो कुछ कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना बच्चों। तो वो कंडीशंस हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारे कंडीशंस। तो एक एक करके उन कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहला जो कंडीशन होगा हमारे लिए वो होगा कोलिनियर पॉइंट्स का। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के लिए हम इसको कंडीशन नहीं देखते, हम क्या बोलते हैं कि जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, मान लो ये 3 पॉइंट्स गिवन है ABC, है ना, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो 3 पॉइंट्स क्या कहलाएंगे बच्चों, कोलिनियर। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स के लिए आप कोलिनियरिटी प्रूफ करते हो, कभी भी 2 पॉइंट्स के लिए आप कोलिनियरिटी को प्रूफ नहीं करोगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमेशा एक लाइन पे ही लाई करेंगे बच्चों। 2 पॉइंट्स को आप बिना लाइन के बना ही नहीं पाओगे, है ना। 3 पॉइंट्स में कम से कम 3 पॉइंट्स आपको चाहिए, क्यों, क्योंकि हो सकता है ये दोनों एक लाइन पे लाई कर दे, ये इसके ऊपर लाई करे या नीचे लाई करे या कहीं और लाई करे, है ना। तो 3 पॉइंट्स के लिए हम लोग कोलिनियरिटी को प्रूफ करते हैं। तो बुक्स में इसकी डेफिनेशन अलग तरीके से होती है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आप AB डिस्टेंस निकालोगे, BC निकालोगे और AC निकालोगे, है ना। अगर 2 का सम तीसरे के बराबर हो जाए, मतलब आपने पेयर्स में डिस्टेंस निकाल दिया ना, AB का निकाल दिया, BC का निकाल दिया, AC का निकाल दिया, तो अगर AB प्लस BC AC के बराबर आ जाए, है ना, या कई बार हो सकता है कि AB प्लस AC BC के बराबर आ जाए, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 2 डिस्टेंसेस का पेयर तीसरे के बराबर आ जाए। अगर ये चीज हो जाती है तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है ना। इसी तरीके से अगर PQR 3 पॉइंट्स गिवन है, इसको आपको कोलिनियर अगर प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, PQ निकालोगे, QR निकालोगे और PR निकालोगे, है ना। अगर मान लो इन दोनों का सम तीसरे के बराबर आ गया, या इन दोनों का सम तीसरे के बराबर आ गया, है ना, या इन दोनों का सम तीसरे के बराबर आ गया, तो किसी भी 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर अगर आ जाता है तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कोलिनियर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये कोलिनियर की हमारी कंडीशन होती है। नेक्स्ट, अगर मान लो आपको वर्टिसेस प्रूफ करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, है ना, अगर आपको प्रूफ करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो आप क्या करोगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चों, जिसमें लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल। मान लो आपको पॉइंट गिवन है AB और C, है ना, आपको बोलते हैं कि प्रूफ करो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आप क्या करोगे, AB की लेंथ निकालोगे, BC निकालोगे और AC निकालोगे या CA निकालोगे, ऑर्डर में निकाल लो, क्योंकि अगर AB निकाला है, मान लो ये ट्रायंगल बन रहा है अगर ABC, तो AB निकालोगे, BC निकालोगे, फिर CA निकालोगे आप, है ना, ऑर्डर में ही निकालना चाहिए, हमेशा सही रहता है उससे। तो इसमें क्या होगा, किसी भी 2 साइड की लेंथ अगर इक्वल हो जाए, मान लो AB BC की इक्वल हो जाए, है ना, या BC CA की इक्वल हो जाए, तो अगर किसी भी 2 साइड का लेंथ इक्वल है तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चों कि वो तीनों वो जो वर्टिसेस गिवन है, वो जो पॉइंट्स गिवन है, दे आर बेसिकली दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना बच्चों। अब इसी में कई बार आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए आ जाएगा। मान लो ABC ही पॉइंट्स गिवन है आपको क्वेश्चन में, और बोलेंगे कि प्रूफ करो कि वर्टिसेस हैं या नहीं किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के। तो कैसे प्रूफ करोगे, फिर से आप वही करोगे, देखो अगर हमेशा फिगर बना लिया करो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होते, है ना, तो आप कैसे कैसे निकालोगे, AB की लेंथ फाइंड करो, BC करो और CA करो। अब राइट एंगल ट्रायंगल का तरीका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो उसमें क्या करोगे आप, जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी, मान लो आपकी CA सबसे बड़ी वाली साइड है, या यहाँ के हिसाब से तो हाइपोटेन्यूज BC बन रहा है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो BC उसका हाइपोटेन्यूज बनेगा। लेकिन अगर मान लो आप ट्रायंगल इस तरीके से बनाते हो, ABC बनाते हो, तो आपने AB निकाला, BC निकाला और CA निकाला, फिर आप क्या करोगे, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर कर दो। मान लो CA का आपने स्क्वायर कर दिया, उसकी एक वैल्यू आएगी, AB का आपने स्क्वायर कर दिया और BC का स्क्वायर कर दिया। अगर इन दोनों का, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो उसी चीज को हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कि आपने CA का स्क्वायर निकाल लिया, AB का स्क्वायर निकाला, BC का स्क्वायर निकाला। अगर आप क्या लिखोगे कि इन दोनों का स्क्वायर को कैलकुलेट करके दिखा दोगे ऐड करके, मान लो कुछ भी एक वैल्यू आ गई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर वो AC के स्क्वायर के बराबर आ गया या CA स्क्वायर के बराबर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दीस आर द वर्टिसेस ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना बच्चों। और राइट एंगल कहां पे बनेगा, जो भी सबसे लंबी साइड है उसके जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल होगा। इस वाले केस में A पे बन जाएगा। अच्छा, इस वाले केस में अगर आपको प्रूफ करना हो, कैसे करोगे, AB निकालोगे, BC निकालोगे और AC निकालोगे। इस केस में BC का स्क्वायर जो होगा, है ना, वो AB का स्क्वायर और AC स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसी पैटर्न में करो, आप किसी भी, आप देखो आप क्या करना है, तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लो, उसमें जो सबसे बड़ी वाली साइड है ना उसका स्क्वायर कर दो, है ना। अब वो बड़ी वाली साइड वैल्यू निकालोगे, उससे पता चल जाएगी आपको कौन सी बड़ी वाली साइड है,
चाहे इसका कर दो, चाहे इसका कर दो, चाहे इसका कर दो, जो सी भी बड़ी साइड आपको दिखाई देगी उसका स्क्वायर कर दो, और उसका स्क्वायर बाकी जो साइड्स बची है उन दोनों के जो स्क्वायर का सम आएगा ना उसके बराबर होना चाहिए। अगर वो है तो वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के, अगर वो नहीं है तो नहीं होंगे बच्चों। सिंपल सा लॉजिक, इसमें इतना ज्यादा सोचना नहीं है आपको, है ना। और राइट एंगल कहां पे बनेगा, जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी उसके जस्ट ऑपोजिट जो एंगल हो जाएगा, है ना, उस पे राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हमने देख लिए। कौन कौन से, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को कैसे प्रूव करना है। कई बार बच्चे भी सोचते हैं कि यार ट्रायंगल के लिए हम क्या प्रूफ करें, बट ट्रायंगल को सिर्फ प्रूफ करने के लिए ना आएगा नहीं आपको, है ना। आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए प्रूफ करने के लिए आएगा और आपको राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए आएगा, है ना। अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस देख लेते हैं। जब अगर आपको 4 वर्टिसेस वाला कॉन्सेप्ट होगा, उसमें देखो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आता है स्क्वायर, है ना, फ्लो चार्ट बना रहे बढ़िया तरीके से। दूसरा प्रूफ करने के लिए आ जाता है आपको रेक्टेंगल, तीसरा आता है आपको रोम्बस, फोर्थ आता है आपको पैरेललोग्राम, फिफ्थ आता है आपको रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, और सिक्स्थ आता है आपका पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। 4 वर्टिसेस गिवन है। लेट्स सपोज कि 4 वर्टिसेस आपको ए बी सी डी गिवन है ना। अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे साइड्स की लेंथ इक्वल करनी पड़ेगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर के लिए डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो ये आपने स्क्वायर बनाया तो ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, डी ए निकालोगे, ये चारों आपस में इक्वल होने चाहिए, प्लस आपको ए सी निकालना पड़ेगा और बी डी निकालना पड़ेगा। इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके निकालोगे आप। ये सब डिस्टेंस फार्मूला का ही एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, डी ए निकालोगे, एंड देन फाइनली डिस्टेंस फार्मूला से ए सी एंड बी डी निकालेंगे। तो वो चारों साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और दूसरा डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। मतलब रेक्टेंगल में क्या करोगे आप, ए बी निकालोगे और डी सी निकालोगे, मतलब निकालोगे तो चारों साइड ही ए बी बी सी सी डी डी ए, बट इक्वल क्या क्या दिखाओगे, ए बी को डी सी के इक्वल दिखाओगे, बी सी को ए डी के इक्वल दिखाओगे, एंड इन दोनों के डायगोनल्स की भी लेंथ निकालोगे, ए सी और बी डी भी निकालोगे, उनको भी आपस में इक्वल दिखाओगे आप। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ये किसमें, रेक्टेंगल में। थर्ड आता है अपना रोम्बस। सिर्फ अगर हमें रोम्बस प्रूफ करना है तो हम बस अगर ये प्रूफ कर देंगे ना ऑल साइड्स आर इक्वल, उतना सफिशिएंट होता है। क्यों, क्योंकि देखो ऑल साइड्स अगर इक्वल होगा या तो रोम्बस में होगा या स्क्वायर में होगा, है ना। स्क्वायर के लिए हमें एडिशनल कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी जो कि डायगोनल्स की थी, अदरवाइज तो सॉर्टेड है कि भाई सिर्फ चारों साइड्स आपने इक्वल दिखा दी, मतलब वो रोम्बस ही होगा। स्क्वायर की बाद की बात है, अगर वो होगा तो हम आगे प्रूफ कर देंगे, वो क्वेश्चन में लिखा भी रहेगा आपके लिए, है ना। पैरेललोग्राम के लिए इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, रोम्बस तो है बट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करोगे, सारी साइड्स तो इक्वल ही होंगी और इसमें डायगोनल्स अनइक्वल होंगे, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। मतलब आप क्या करोगे, रोम्बस के लिए चारों साइड्स को निकालोगे, मतलब ए बी बी सी सी डी डी ए निकालोगे, ये चारों साइड्स इक्वल हो गई, और डायगोनल्स को निकालोगे ए सी एंड बी डी, और वो क्या होनी चाहिए, वो अनइक्वल आनी चाहिए, डायगोनल्स आपस में अनइक्वल होनी चाहिए। बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि उनको लगता है कि साइड्स और डायगोनल का रिलेशन है। नहीं बच्चों, देखो साइड्स अलग है, साइड्स आपके इक्वल आएंगे चारों साइड्स, डायगोनल्स खुद में जितने, मतलब 2 डायगोनल्स है ना, एसी और बीडी, अगर आप एबीसीडी को ऑर्डर में फॉलो करोगे तो एसी और बीडी 2 डायगोनल्स है, तो दोनों डायगोनल्स अनइक्वल होने चाहिए आपस में, इस वाले केस के लिए, है ना। इसी तरीके से पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, इसमें क्या करोगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और फिर से यहां पे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये कंडीशंस आ गई, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूले के डिफरेंट एप्लीकेशन, जहां पे आपको कोलिनियरिटी प्रूफ करने को आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने को आ गया, है ना, और आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने को आ गया, है ना, और ये वर्टिसेस के हिसाब से डिफरेंट पॉलीगन प्रूफ करने को आ गया, है ना। रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, है ना, रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, तो ये सारी कंडीशंस आप यहां से
देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैसे तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट था इसमें, बट नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला का, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला में एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि एनसीईआरटी के अंदर ना वैसे इंटरनल डिवीजन की ही सिर्फ बात की है ना, वो क्या होता है मैं बताता हूं, बट मैं आपको इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, है ना, ये दोनों समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम्स में ना, तो इंटरनल डिवीजन भी देखेंगे हम और एक्सटर्नल डिवीजन भी देखेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो ये क्या बोलता है कि मान लो दो पॉइंट्स पी एंड क्यू, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनाया आपने, है ना। अब मान लो कोई एक पॉइंट आर है, वो आर इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। देखो अगर आर बीच में आ गया तो पी आर की कुछ एक लेंथ होगी, आर क्यू की कुछ एक लेंथ होगी, है ना। तो ये आर इसको कुछ एक रेशियो में डिवाइड करेगा। रेशियो कैसे होगा आपका, पी आर अपॉन में आर क्यू, है ना, ये रेशियो होगा। लेट सपोज वो रेशियो आपका m और n है, मतलब m/n के रेशियो में, या कई बार इसको m1 m2 भी बोल देते हैं, मतलब इसको m1 भी ले लेते हो m2 भी ले लेते हो, m1 m2 ले लो, m/n ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला से आप हमेशा ध्यान रखना कि आप r के कोऑर्डिनेट्स निकालते हो। r के कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y जो होगा ना, उसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं, है ना। और ये इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन क्यों है, क्योंकि r पॉइंट इस लाइन के अंदर लाई कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट के अंदर लाई कर रहा है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो r के x और y होंगे, उसमें x को निकालने का तरीका क्या है, देखो ये मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो क्रॉस में चलना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, m x2 और n x1, या अगर m1 m2 की बना तो m1 x2 प्लस m2 x1, दोनों मत ले लेना यार, है ना। या तो m/n का रेशियो होगा, मान लो हम mn से लेके चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, x के लिए m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, ये हो जाएगा x, और y के लिए क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हो गया अपना इंटरनल डिवीजन। अगर m1 m2 से कोई कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे m1 m2 है, तो आप कैसे लिखोगे इसी फॉर्मूला को, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये सेम फॉर्मूला है, चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, डिपेंडिंग कि आपने रेशियो को m/n लिया है या m1 m2 लिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है। ये इंटरनल डिवीजन आ गया। एक्सटर्नल डिवीजन क्या बोलता है बेसिकली आपको, मान लो आपने PQ ये लाइन सेगमेंट है ना, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करता हुआ, अब एक पॉइंट R कहीं बाहर लाई करता है यहां पे, तो अभी भी तो आप इसका PR और QR इसका कुछ एक रेशियो निकाल सकते हो ना, मतलब PR अपॉन में QR। अगर पॉइंट R बाहर लाई कर रहा है तो एक्सटर्नल डिवीजन में काउंट होता है, ये इंटरनल डिवीजन था वो एक्सटर्नल डिवीजन है। तो इस केस में भी मैं R के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, कैसे, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए, बट इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ये प्लस के बदले माइनस आ जाएगा, मतलब ये जो फॉर्मूला है आपका बेसिकली एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या बन जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n, बस इतना सा आपको रिप्लेस करना है, ये बन गया अपना एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना। अब यहीं से एक फॉर्मूला आता है हमारा मिड पॉइंट का, वो इसी फॉर्मूले से मैं निकाल के दिखाता हूं आपको मिड पॉइंट। जैसे लेट्स सपोज कि ये PQ है और R एग्जैक्टली इसके मिड में है ना, तो मिड में होगा तो ये और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी मतलब M और N की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, है ना, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये बात समझ में आती है भाई, मिड पॉइंट तो वही होता है ना, मिडिल का मतलब क्या है, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इस फॉर्मूले में अगर R मिड पॉइंट हो जाएगा, R अगर मिड पॉइंट है बच्चों, तो इस फॉर्मूले को आप कैसे लिखोगे, mx2 प्लस n को भी मैं m लिख सकता हूं अपॉन में m प्लस m लिखा है, m प्लस n नहीं लिखा है, ध्यान देना आप लोग। और इसी तरीके से उसको क्या लिखूंगा मैं, my2 प्लस my1 अपॉन में m प्लस m। तो अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, देखो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं x को ले लूं
mx2, ये 2m आएगा, m मैं कॉमन ले सकता हूं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये x के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो गया। और y वाले को मैं इसी तरीके से क्या लिख सकता हूं, m यहां से भी कॉमन ले लिया, y2 प्लस y1 अपॉन में 2m, ये हमारा y का फॉर्मूला बन गया है ना। तो अगर आपको r मिड पॉइंट गिवन है, अगर आपको r मिड पॉइंट गिवन है, तो आप उसके x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y को कैसे निकालोगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इसमें रेशियो का कोई चक्कर ही नहीं बैठेगा, है ना। ये अपना हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों, क्लियर है आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी, है ना। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, वो बता देता हूं मैं आपको। अगर आप लोगों को सेंट्रोइड नहीं पता है तो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। बेसिकली सेंट्रोइड क्या होता है ना, मीडियन से रिलेटेड है। जैसे आपने एक ट्रायंगल लिया, ये आपने एक ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल के अंदर ये बात तो आपको समझ में आती होगी, एबीसी अगर ट्रायंगल है तो इसके अंदर 3 मीडियन होंगे, है ना। एक इस वर्टेक्स से बनेगा इस वाले साइड पे, मीडियन क्या होता है, अगर मान लो AD इसका मीडियन है, मतलब D इस साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से BE एक मीडियन हो जाएगा, उसी तरीके से CF इसका एक मीडियन हो जाएगा, है ना। तो जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं ना, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड, और इसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ये जो मैं x1 y1 x2 y2 लिख रहा हूं ना, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपको गिवन होंगे पहले से एग्जाम में ना, क्वेश्चंस में। तो G का x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड के x निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और y निकालने का फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये कहां से आएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहां से आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला बना लिया हमने, है ना। अब इसमें हमें एक टॉपिक को और देखना है, वो है अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ये एनसीईआरटी में है नहीं नए सिलेबस में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस पे पहले क्वेश्चंस आए हैं कई, तो प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाए, तो आपको क्लियर होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है इस केस में, आपको हाफ, अब देखो यहां पे ना एक साइन बनाऊंगा मैं, इसको हम लोग क्यों बना रहे हैं बताता हूं मैं अभी थोड़ी देर में आपको। सबसे पहले आपको x1 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है, अगर आपने 1 यहां पे लिख दिया तो देखो ब्रैकेट के अंदर हमेशा y का लिखोगे, है ना, उसमें x नहीं आएगा, y आएगा। उस केस में अगर 1 यहां पे लिख दिया तो आप नेक्स्ट क्या बनता है, 1 के बाद 2 बनता है ना, तो मैं y का 2 लिखूंगा, और फिर 2 के बाद क्या बनेगा, 3 बनेगा। ये एक फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। फिर x1 के बाद क्या आता है, x2 आता है, तो 2 के बाद y में क्या आएगा, 3 आएगा बच्चों। मतलब 2, ये नहीं सोचो कि x और y, 2 के बाद देखो 3 आएगा, और 3 के बाद उसी ऑर्डर में क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस कर दिया हमने, लास्ट में x3 आएगा। तो x3 जब खत्म हो गया तो 3 के बाद क्या स्टार्ट होगा, दोबारा से 1, है ना, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। ये साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस साइन के थ्रू आप क्या करोगे कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है ना, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना आपको। तो अगर यहां से सॉल्व करने पे वैल्यू मान लो आ गई -9, तो आप क्या करोगे, इसको 9, ये जो साइन है ना, इसको -9 को +9 कर देगा, ठीक है ना। एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए हम लोग ये साइन को लगाते हैं। ये साइन क्या होता है आप लोग 11th में पढ़ोगे, अभी जरूरत नहीं है उसकी, है ना। कहीं पे पता भी हो तो ठीक है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, बस अभी के लिए ध्यान रखना है कि यार इससे बाहर अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो वो पॉजिटिव में आएगी। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रहेगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव हटके उसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ले लोगे आप, है ना, तो पॉजिटिव आ जाएगी। जो भी आंसर आएगा वो स्क्वायर यूनिट्स लिखोगे आप लोग, क्यों, क्योंकि एरिया है ना, एरिया की यूनिट्स क्या होती है, स्क्वायर में होती है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल से आप लोग ना कोलिनियरिटी को भी प्रूफ कर सकते हो। कैसे, देखो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है ना, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उससे ट्रायंगल तो नहीं बना पाओगे, है ना। 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं उससे ट्रायंगल कैसे बना लोगे, पॉसिबल ही नहीं है।
है ना। तो अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो उससे ट्रायंगल बनेगा नहीं, मतलब उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 प्रूफ कर दो, किस्सा खत्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 प्रूफ कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कई बार बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूले से ना कैलकुलेट करके ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला लगा देते थे कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर फॉर्मूला 0 आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ गया किसी भी 3 वर्टिसेस के लिए या 3 पॉइंट्स के लिए, तो बेसिकली वो पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर है। ठीक है, तो बच्चों ये फाइनली हमारी इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी फॉर्मुलेस थे, काफी हद तक तो मैंने सब कुछ ट्राई किया इसमें कवर करने के लिए। कुछ मिस हो गया हो तो बात अलग है, अदरवाइज तो मुझे लगता है कि मैंने सारा कुछ इसमें कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो इसके सॉल्व एग्जांपल्स की होगी, देन उसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस टच करेंगे बच्चों, है ना। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखो, है ना। कुछ भी हो लगता है आपको, कुछ भी सजेशंस हैं तो आप लोग कमेंट्स में जरूर डालना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है ना, चैनल को ग्रो करवाना है। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों।